दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई के बांद्रा में अचानक सैकड़ों मजदूरों की भीड़ स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों मजदूर पैदल ही घरों को निकल पड़े हैं। ये दो तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर बेबस मजदूरों की ये भीड़ थम क्यों नहीं रही। बांद्रा स्टेशन के बाहर अपने सामान को सिर पर लिए सैकड़ों मजदूरों की भीड़ जमा हुई, इस उम्मीद में कि वो अपने गांव को लौट पाएंगे। वहीं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी तेज धूप में सामान लिए प्रवासी मजदूर पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े हैं। इस भीड़ को देखकर सवाल उठता है कि सरकारों की तरफ से बढ़िया इंतजाम के दावों के बाद भी बेबस मजदूरों की भीड़ थम क्यों नहीं रही। तो ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा की उस वक्त जब ये जानकारी मिली कहीं से लोगों को कि ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन में सवार होकर वो भी जा सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, जिनका रजिस्ट्रेशन है केवल वही लोग वहाँ ट्रेन में सफ़र करने के लिए जा सकते हैं। बाकी लोगों को वापस जाना पड़ा। लेकिन इससे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई में चिंता में डालती है। कैमरे 5 और उनसे ये तस्वीरें जो सामने आई वो बता रही हैं कि महाराष्ट्र जो कोरोना वायरस के मामले में सबसे पहले पायदान पर है, वो पायदान और ज़्यादा चिंता बढ़ाने वाला है जब ये तस्वीरें देखते हैं। कैमरे 1 की तस्वीर, 2 की तस्वीर, 3 की तस्वीर और 4 और 5 की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अतुल लोढ़े हैं कांग्रेस की तरफ से, मुंबई से हैं विवेक गुप्ता, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर से दीपक बिष्ट हैं। सबसे पहले मैं अतुल जी आपका रुख करना चाहती हूं, क्योंकि आपके सहयोग से वहां सरकार चल रही है। ये तस्वीरें क्यों सामने आई, ये लापरवाही किसकी तरफ से हुई है? देखिए, इसके पहले भी ये लापरवाही हुई है और कुछ गलत जानकारियां देने की वजह से हुई है, तब कुछ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। जबकि स्पष्ट निर्देश जो है वो लोगों को यही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए या डीसीपी ऑफिस जाइए, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके कूपन में आपको मैसेज आता है, आपको टाइम आता है, गाड़ी कब आने वाली है, कब आपको गाड़ी में बैठना है, कहाँ बैठना है, ये सारी चीज़ें, आपका मेडिकल टेस्ट का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें जो बताई जाती है। अब ये हो सकता है किसी ने अगर जानबूझ के किया है तो इंक्वायरी में सामने आएगा ही, क्योंकि ये विषय पुलिस ने ले लिया है। और दूसरी बात, अगर ये गलत जानकारी गई है तो मजदूरों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतनी एक ट्रेन में 1200 लोग जा सकते हैं और मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर मजदूर है। मैं बार-बार बता रहा हूँ आपको, धारावी में 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। शिफ्ट में लोग रहते हैं, एक-एक रूम में 15-15, 18-18 लोग रहते हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। तो इस तरह का ये समस्या तो वाजिब है जो आप गिना रहे हैं, लेकिन इस समस्या के एवज में ये तस्वीरें सामने आएंगी, इनको नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा बताइए कि कौन सी बात को लेकर यहाँ पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई? प्रीति, देखिए, पहले तो जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वहाँ मजदूर पहुँचना था, फिर धीरे धीरे ये पता चला ट्रेन चलना शुरू हुई है, उसके बाद भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई। लेकिन मैं आपको ताज़ा तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें मुंबई के सीएसटी की दिखाना चाहता हूँ। देखिए, लाइन देखिए, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने मजदूर यहाँ पर खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे लोग यहाँ से पलायन करने को शुरू हो गए हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन रमेश भट्ट से बोलूँगा, आप देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से लोग स्टेशन पर खड़े हैं। ये नज़ारा यही कि नहीं, अगर सड़क की दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लोग गिने नहीं जा सकते यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे घंटों से खड़े हुए हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के जो लगातार माइग्रेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं वो किस तरह से अपने घर जाने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी भी हालत में अपने घर पहुँचना है। हालांकि मुंबई पुलिस ने यहाँ पे मौजूद है और पूरी कोशिश कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं सीएसटी स्टेशन पे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। बस इनको सिर्फ किसी भी तरह अपने घर जाना है, अपने गाँव जाना है। तो अंदाजे लगाइए पृथ्वी की लाइन इतनी बड़ी, अगर मैं आपको दूसरी आगे की लाइन दिखाना चाहूँगा, आप समझ सकते हैं कि लाइन है वो 1.5 से 2 किलोमीटर लाइन। यही स्थिति रोड के उस पार भी है। अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ, रोड के उस पार भी है। ये लोग का सबका मानना है कि इन सब का रजिस्ट्रेशन किया गया है और मुंबई रेलवे स्टेशन से ये ट्रेनें यहाँ से खुलने वाली हैं। वहीं अगर मैं आपको दूसरी तरफ सड़क की दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि वहाँ के भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो किसी तरह धूप में खड़े हुए, लाइनें लंबी लंबी कतारें खड़ी हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम पे कुछ भी नहीं है। तो अंदाजे लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन है, पुलिस है और किस तरीके से इनको मैनेज किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे। राजीव पांडे भी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो मैनेजिंग है ये सबसे ज्यादा कमजोर दिख रही है और शायद इसी वजह से ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। राजीव पांडे जी,
ये कहा जा रहा है कि कुछ अराजक तत्व हैं जो इस तरह की अफवाह फैला दे रहे हैं और बांद्रा स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ रही है। जरा बताइए कि वो अराजक तत्व कौन है और कमी कहां पर है जो इस तरह की तस्वीरें पिछले महीने भी सामने आई और अब फिर से सामने आ रही हैं। देखिए, जहां तक अराजक तत्वों की बात है, पिछली बार भी आपने देखा था कि एक पॉलिटिकल वर्कर की अरेस्टिंग हुई थी और जिस तरीके से उनको एकदम एक फ्लिम्सी ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया था कि उनको तुरंत बेल मिल गई और आपको पता है कि उनका कनेक्शन आज की जो सत्ताधारी दल है उनके साथ है। देखिए, इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात है कि जो मुंबई की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। मैं आपको बता सकता हूं कि मुंबई में जो आज स्थिति है वो इस प्रकार की है कि आप जो लोग यहाँ के हैं, आपने सुना है कि जो कुलकर्णी एपीआई थे उनको जब नहीं मिल रहा है एम्बुलेंस और उनकी 31 ईयर ओल्ड किसी भी कोमॉर्बिडिटी से नहीं है और उनका देहांत हो गया, तो लोगों को ये लग रहा है कि मुंबई में अगर आपको हो गया कुछ, आप कोरोना इन्फेक्टेड है, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसलिए ये जब भी ये फैलाते हैं कि मुंबई में कुछ होगा तो लोग भागते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो इसमें दो प्रकार की, पहली बात कि सरकार एकदम विफल हो गई है और दूसरी बात, अगर कोई इस प्रकार की अफवाह फैलाती है तो ये किसकी जिम्मेवारी है? मैं आपको बता देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन को ही जिम्मेदारी लेनी होगी अगर ये यहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसे रोकने के लिए भी और अफवाह फैलाने वालों को भी रोकने के लिए। जी बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास। अतुल जी भी आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन उस बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने लिखा है कि मुंबई के बांद्रा में हजारों हजार श्रमिकों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। न्यूज चैनल दिखा रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है, पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार बिखर गई है, तालमेल की भारी कमी नजर आ रही है। वैसे ही मुंबई के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से ये लापरवाही। तो संबित पात्रा की तरफ से ट्वीट किया गया। वहीं एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ आप दोनों ही प्रवक्ताओं को। दिल्ली के गाजीपुर की तस्वीर है जहां सैकड़ों मजदूर यूपी बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन मजदूरों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। तेज धूप के बीच ये मजदूर अपने सामान और बच्चों के साथ यूपी बॉर्डर की तरफ जाते दिखाई दिए। दीपक बिष्ट, ये तस्वीरें, इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है, जरा ये भी बतला दीजिए। देखिए प्रीति, जो यहाँ पर सरकारों की तरफ से वादा किया गया था कि उन्हें छोड़ने के इंतजाम होंगे, किए जाएंगे, ये यहाँ पर उस वक्त धराशायी हो गई क्योंकि सुबह से लगातार जो लोग थे, ये प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग जगह से दिल्ली इकट्ठा हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हें रोका गया था और ये सुबह से इंतजार कर रहे थे भूखे प्यासे। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और यूपी पुलिस भी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ बसों के इंतजाम कराए हैं। अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि बसें उन्हें कहाँ लेकर जाएंगी, क्योंकि लोग यूपी और बिहार जाने वाले लोग हैं। सुबह से भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मासूम बच्चों को लेकर ये सभी यहाँ निकले हैं कि ताकि उन्हें उनके घरों की तरफ वापस भेज दिया जाए, पहुँचा दिया जाए। और इसको लेकर यहाँ पर जो इंतजाम दिख रहे हैं, अब देखिए ये बसें कुछ आई है, यहाँ पर 3 से 4 बसों में कुछ यात्रियों को, यहाँ से प्रवासी मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। ये स्क्रीनिंग के लिए ले आया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि उनको कहाँ कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो शुरुआती दौर पर कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि वो बसें अवेलेबल करवा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बसें नहीं पहुँची हैं और उसी की वजह से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं इनके अंदर जो गुस्सा था वो यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि सड़क पर बैठ गए थे, जाम लगा दिया था उन्होंने और उनका ये कहना था कि हमें जो बसें दिख रही थी कहाँ हैं वो बसें, और इसको लेकर यहाँ पर ये लोग काफ़ी गुस्सा थे। और अभी भी ये सुबह से यहाँ पर भूखे प्यासे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुँचा दिया जाए, बॉर्डर पार करवा दिया जाए, कुछ तो इंतजाम करें। लेकिन यहाँ पर ये इंतजाम जो है नहीं दिखाई दिए, जिसकी वजह से अब हर कोई बेचैन है। 3 से 4 बसें यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने मंगवाई थी जो इन यात्रियों को लेकर गई है। अभी देखना यही हुआ कि अब इन ये तस्वीरें, अब इसी पर जवाब राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, अभी आपने जो बांद्रा की तस्वीरें आई, कहा कि भाई प्रशासन की लापरवाही है, अब इनमें किसकी लापरवाही है ये भी बता दीजिए। मैं बिल्कुल बता देता हूं। देखिए, आप एक बात देखिए कि एक प्रकार से अगर आप पूरे देश में देखें तो किन किन राज्यों में इस प्रकार का फेलियर हो रहा है। केजरीवाल जी अपना एडवर्टाइजमेंट सुबह शाम करते हैं, लेकिन दिल्ली में वो जानबूझ करके ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं और लोगों को बॉर्डर पर ले जाकर, देखिए एक सिस्टम है। नहीं राजीव जी, ऐसा नहीं है। दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, और अगर आप ये बात कहेंगे कि ये दिल्ली के ही प्रवासी मजदूर है तो ऐसा नहीं है। हमारे सहयोगी बने हुए वो बता देंगे कहाँ के हैं, तो प्लीज फैक्ट्स को सही तरीके से रखिए और सही बात कहिए। मेरी बात सुन लीजिए आप। मैं आपके सहयोगी से ही आप उनसे पूछ लीजिए कि ज्यादातर लोग जो आज यूपी बॉर्डर पे गए हैं वो कहाँ के मजदूर हैं।
देखिए आज देश बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। मैं कोई इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार, चलिए पूछ लेते हैं। प्रदेशों से भी दीपक देख लीजिए बता ना, आप दीजिए, उनसे पूछ सारे के सारे प्लीज प्रवासी बताइए। मजदूर दिल्ली के ही हैं जो उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं? प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। और यहाँ कहाँ रहते थे? नागलोई, दिल्ली में। दिल्ली में रहते थे। हाँ। छोड़ के जा रहे हैं? पैसा खत्म हो गया हमारे पास। सरकार तो कह रही है कि खाने देख के लिए लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है खाना है। आप भी दिल्ली से हैं? हाँ, बॉर्डर से कुछ नहीं मिल रहा था, बच्चे लेके आ रहे हैं हम लोग। कहाँ से रहते थे दिल्ली में? टिकड़ी गांव में। अच्छा, हाँ, टिकड़ी रहते थे हम लोग। वहाँ से नागलोई से आ रहे हैं हम लोग। कोई इंतजाम नहीं? कुछ नहीं मिला हम लोग को। अब कहाँ जाए कोई? यहाँ से यूपी में कहाँ जाओ? यहाँ बिहार जाएंगे। ये देखिए बिहार जाने वाले प्रीति है। और ये देखिए ये वो लोग प्रवासी मजदूर हैं। और यहाँ पर सुबह से हम कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं, तो दिल्ली से अधिकतर लोग अब पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली में रहते थे, काम करते थे, कई अलग अलग जगह छोटी छोटी जगहों पर काम करते थे, लेकिन अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। और बसें देखिए, ये बस आ रही है और बस में देखिए हर किसी को पहले भागने की जल्दी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें बस बिहार ले आएगी, यूपी ले आएगी या दिल्ली में कहीं ले जा रही है। लेकिन जो इंतजाम है, प्रशासन यहाँ से ले आने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए इस तरह से भगदड़ हो रही है, क्योंकि हर कोई बेचैन है, सुबह से लगा हुआ है कि कोई तो हमें पहुँचाए। अपने घर जाना चाहते हैं सब कुछ छोड़कर, क्योंकि अब यहाँ ना पैसा बचा, ना खाने का इंतजाम है और ना ही नौकरी है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की तरफ से जो भरोसा मिलना था वो भी नहीं मिला। और यही वजह है कि ये पलायन की तस्वीर अब सामने है। और यहाँ पर ये सैकड़ों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर बार छोड़ के यहाँ कमाने आए थे, अब यहाँ से वापस अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज कुछ नहीं है। लॉकडाउन में उनकी स्थिति इस कदर खतरनाक हो गई है कि अब उनको ना कोई पूछने वाला है ना कुछ देने वाला, इसलिए ये चाहते हैं कि अपने घर जाएं। लेकिन लास्ट समय में बॉर्डर पार करा के घर कौन आखिर लेकर जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल ये सभी प्रवासी पूछ तो रहे हैं राजीव जी, सरकारों से, बॉर्डर पार क्योंकि कैसे दावे सबके होगा? यहाँ पर। दिल्ली से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंचेंगे लोग? बिहार कैसे पहुंचेंगे? आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन आपने भी तो आर्थिक पैकेज के जरिए कहा कि भाई हम चाहते हैं कि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कोई मैकेनिज्म तो किया जाएगा। बिल्कुल मैकेनिज्म है। और अगर आप इन प्रवासी मजदूर जो बिहार पहुंच रहे हैं, जो यूपी के गांव तक पहुंच रहे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि किस प्रकार से यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और रात दिन काम करके मजदूरों की जो प्रॉब्लम, देखिए प्रॉब्लम इतना भयावह है कि इसको कोई नहीं कह सकता कि कंप्लीटली मैंने कंटेन कर लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के कारण से जितने भी लोग यूपी में जा रहे हैं, यूपी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। आपने देखा कि महाराष्ट्र से जब जा रही है मध्य प्रदेश की तरफ, वहां मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। देखिए हर सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ और जानकारियां साझा करना चाहती हूँ। ये कि सिर्फ दिल्ली और मुंबई नहीं, भोपाल में भी मजदूर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जमा हो गए हैं। मजदूरों की ये भीड़ बिहार जाने के लिए स्टेशन पर जमा हुई है। देखिए कुछ कुछ जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन मैनेजिंग करना, इन लोगों को किस तरह से लगातार काबू में करना, ये बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। भोपाल से बिहार के लिए पहली ट्रेन रवाना हो रही है और आप देखिए यहाँ पर हबीबगंज स्टेशन पर नज़ारा देखिए, सैकड़ों की तादाद में लोग अपना इंतजार कर रहे हैं ट्रेन से जाने के लिए। हमें बताया गया कि करीब 1500 यात्री इसमें जा पाएंगे। देखिए लंबी कतार लोगों की अपने घर वापसी के लिए, तकरीबन 2 महीने से लोग अपने घर जाने का इंतजार कर रहे थे। और ये मध्य प्रदेश के जो बिहार के लोग हैं जो वापस अपने घर जाना चाहते हैं, उनकी लंबी कतार है। भोपाल के जो कलेक्टर हैं तरुण पिथौरे, हम उनसे पूछते हैं सर ये जो कितने लोग जा रहे हैं अभी? कितने लोग जा रहे हैं? लगभग 1600 लोग जाएंगे। जी जी। ये क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? ट्रेन का अरेंजमेंट है और उसमें बैठ के लोग जाएंगे। जो दूसरे जिलों के लोग हैं वो भी आए हुए हैं, आज उन्हीं के लिए है मेन ट्रेन। मतलब आज भोपाल के लोग नहीं जाएंगे? भोपाल के लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। यदि कुछ जगह बचती है तो फिर एकोमोडेट करेंगे, लेकिन प्राइमरली ये रायसेन, सीधी और जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको मैसेज किया गया था उनको जाना। ये स्पेशल ट्रेन है, सबको अपना किराया देना होगा? हाँ, ये स्पेशल ट्रेन है और इसका किराया जो है वो देना होगा। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विवेक जरा आप बताइए, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये किस इलाके की है और ये लोग क्यों एकत्रित हैं? प्रीति देखिए, सबसे पहले अपने कैमरे दिखा दूंगा, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो सेंट्रल रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है और यहीं से श्रमिक की जो ट्रेन, स्पेशल ट्रेन है वो जा रही हैं। लेकिन गांव जाने के लिए देखिए कतारें देखिए कितनी लंबी हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो सड़क के हर तरफ, सड़क के हम जब लेफ्ट हैंड साइड बोले या राइट हैंड साइड बोले, हर एक जगह इतनी भीड़ है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। कब से खड़े हैं आप?
मुझे हो गया सर 4 घंटा हो गया। कहाँ जाना है आपको? यूपी गोंडा सर। तो यहाँ पे सरकार कुछ मदद कर रही है? थोड़ा अपना लंच मिला था और थोड़ा पानी भी मिला था सर। तो वापस आओगे? वापस तो आने का कुछ नहीं दिल नहीं कर रहा है सर। बिल्कुल, आप वापस आओगे? जी नहीं क्यों? जी सब प्रॉब्लम है इसमें, क्या वापस आओगे आप? है सर? मुसीबत गरीबी है, ऐसा आना ही पड़ेगा, लेकिन समय देख के आएगा। अभी क्या बोलूं, समय देख के। तो प्रीति देखिए, मैं आपको ना विजुअल खाली दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं विवेक, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि प्रवासी मजदूर पलायन तो कर रहे हैं, लेकिन वो वापस आएंगे, क्योंकि अगर वापस नहीं आएंगे तो इनकी बड़ी भूमिका है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इनकी वजह से पूरे हो पाते हैं शहरी इलाकों में। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ अतुल जी जुड़े, आपका, और राजीव जी आपका, दोनों का धन्यवाद। अपडेट के लिए दीपक आपके पास और विवेक के पास आते रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के एक नेता और उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। हत्या की ये वारदात कैमरे में कैद हुई है। मरने वालों की पहचान छोटे लाल दिवाकर के तौर पर हुई है, जिनकी पत्नी गाँव की प्रधान है। बताया जा रहा है कि नरेगा योजना के तहत गाँव में सड़क बनाई जा रही थी, जिसका गाँव के ही कुछ लोग विरोध कर रहे थे। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई और आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने ग्राम प्रधान के पति और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जिले के एसपी ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई हैं। तो मार दे गोली ना, गोली मार दे। बैजोई थाना क्षेत्र के समसुई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई, जिसमें 2 व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पे मृत्यु हुई है, जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है। इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। इसमें कुछ लोगों को हमने उठाया भी है और उनसे पूछताछ जारी है और FIR लिखते ही हम उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अजीत, कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल जो दोनों मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरे पक्ष के जो लोग उस वक्त वारदात के दौरान मौजूद थे और जिन 2 लोगों ने गोली मारी है, पिता और पुत्र, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। हालांकि इस पूरी वारदात में जो पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, प्रधानपति हैं, उनकी मौत हो गई, उनके बेटे की मौत हो गई है। 3 टीमें काम करें, जिस तरह एसपी बता रहे हैं। लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है, ना ही जो हत्या में प्रयुक्त राइफल थी उसको बरामद किया गया, ना ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जरूर छापेमारी कर रही है, SOG की टीमें लगाई गई, लेकिन अभी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं मिली है। जो आसपास के लोग थे, जिनके संपर्क में वो लोग थे, उनको जरूर हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके बयानों के आधार पर कई जगह टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है। इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया अजीत? देखिए, बिल्कुल नरेगा के तहत गांव की सड़क बन रही थी और खेतों की मिट्टी को काटकर सड़क को पाटा जाना था, जिसका विरोध कर रहे थे दबंग। लेकिन प्रधान और गांव के कई सारे लोग चाहते थे कि सड़क बने, उसको लेकर विरोध हुआ और दूसरा पक्ष भी आ गया और राइफल में बंदूकें लेकर सामने आ गए। विवाद बढ़ गया। उसके बाद गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। यानी नरेगा के तहत काम को विरोध को लेकर ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया है। दबंगई से गोली मारी गई। तस्वीरें जो है वो कैमरे में कैद हुई, गोली मारती हुई राइफल से अभी। लेकिन पुलिस इन दोनों आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। अजीत, किस पक्ष ने ये पूरा वीडियो बनाया है? देखिए, बिल्कुल ये उस वक्त जब विवाद हुआ तो बहुत सारे लोग आसपास के इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि सड़क की पटाई का काम चल रहा था। तो बहुत आसपास के जो गांव के लोग थे, तो उसी ग्रामीणों में से एक युवक ने वीडियो बनाया था और जैसे ही गोली चली वो युवक भी डर के कारण वहां से भाग गया था और फिर उसने ये वीडियो न्यूज 18 को दिया। तो निश्चित तौर पर जो लोग वहां थे उनकी तरफ से वीडियो बनाया गया था विवाद का, लेकिन उसी समय अचानक गोली चल गई, जिसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई। तो अब इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ एहतियातन कदम उठाए हैं गाँव में? देखिए, बिल्कुल चूंकि डबल हत्या हुई है तो काफी तनाव है, लिहाजा वहाँ पुलिस फोर्स 2 थाने की तैनात कर दी गई है। गांव के आसपास भी पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया कि कहीं विवाद ना हो और कहीं बदले की आग में और जो लोग हैं वो ना भड़क जाए, विवाद ना हो जाए, उसको लेकर पुलिस एहतियात बरत रही है। और साथ ही जो जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनके राइफल के जो लाइसेंस है वो खंगाले जा रहे हैं, किस नंबर से हैं, कहाँ से बने हुए हैं, उनके सब लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। क्या सड़क बनाने का ही सिर्फ मामला था या फिर कोई पुरानी रंजिश भी थी?
देखिए बिल्कुल अभी जो मौके का विवाद था वो सड़क बनाने को, उनके खेत में पाटने को लेकर था कि वो चाहते थे कि उनके खेत से मिट्टी ना निकाली जाए, सड़क को ना पाटा जाए, जिसको लेकर विरोध हुआ था। हालांकि ये पूर्व प्रत्याशी भी विधानसभा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे, जो प्रधानपति हैं छोटेलाल दिवाकर, अब उनकी हत्या कर दी गई। तो पुरानी रंजिश की बात बहुत सामने नहीं आ रही, लेकिन ये बात जरूर है कि जो गाँव की जो वर्चस्व की लड़ाई होती वो जरूर थी। जी अजीत, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिन दहाड़े डबल मर्डर की, जिसका वीडियो एक शख्स ने वहां पर मौजूद था वो उसने बनाया और परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेटे और पति की, प्रधान की इसमें हत्या की गई है। मनरेगा के तहत सड़क बन रही थी और उसके बाद ये मामला हुआ है। यही जो कार्रवाइयाँ शहर में या बाकी कोई अटैक्स जो फोर्सेस के ऊपर होते हैं, उस तरह की कार्रवाइयाँ प्लान करना और OGW अपना नेटवर्क है उसको शहर के अंदर बढ़ाना, उसी तरह का मकसद इनका हमेशा रहा है और पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। दूसरा, जो हमारे फोर्सेस की तरफ से इस ऑपरेशन में नुकसान हुआ, सुबह हमारे SOG के एक नौजवान साथी को लगी थी, गोली की इंजरी थी उसकी, और दूसरे एक CRP के जवान को थी। दोनों को इवैक्यूएट किया गया था। दोनों इस वक्त आउट ऑफ डेंजर हैं। जब ऑपरेशन वाइंड अप कर रहे थे तो उस वक्त ग्रेनेड फेंका गया दूसरे मिलिटेंट द्वारा, उसमें 2 हमारे CRP के जवानों को स्प्लिंटर इंजरी है, वो भी खतरे से बाहर हैं। श्रीनगर, देखिए सेंट्रल कश्मीर कुल मिला करके जो इसकी तादाद है ले दे करके वो 13-14 के करीब बनती है, जो इधर तो नहीं है ज़्यादातर, मगर जब आते हैं तो हमें उनकी खबर लगती रहती है। सर, पाक बेस्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग में देखा जाए कि अभी रिसेंटली हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना नया ऑपरेशनल कमांडर को अनाउंस किया। सो जुनैद की कुछ अपने विद इन द आउटफिट डिफरेंसेस थे। वाज देयर एनी काइंड ऑफ अ रिपोर्ट इन? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। सर, टोटल कश्मीर की स्ट्रेंथ क्या होगी मिलिटेंट्स की, अभी अगर हम बात करें, और क्या हम समझें कि रियाज नाइकपुर और जुनैद सहराई लीडरशिप आपने एलिमिनेट किया है? देखिए, ये आप लोगों का हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कितनी तादाद अब है, तो मगर ये डायनामिक तादाद रहती है। कभी कोई नया लड़का ज्वाइन करता है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चाहते नया बच्चा को ज्वाइन करे इस रास्ते पे, और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इसमें बनी रहती है। मगर मैं इतना बता दूं कि जो साल के शुरू में जितनी तादाद थी उससे काफ़ी कम हो चुकी है अभी, और अभी कोई 240 के आसपास करके जो टोटल तादाद अभी बनती है। जो सर एरिया जहाँ पे एनकाउंटर हुआ है डेंस एरिया है, श्रीनगर ओवरऑल वैसे ही पूरा शहरी खास डेंस माना जाता है, तो डैमेज वहाँ क्या हुई है? कोई सिविलियन इंडिविजुअल जिस हिसाब से मकान को विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो आग लगी है, उसके बाद फायर टेंडर भी बुलाया गया था, तो वहाँ से कुछ देखिए बहुत साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ है। इसमें हम लोग इसी बात का एहतियात कर रहे थे क्योंकि कंजस्टेड एरिया है, कहीं कोई ज़्यादा आग वाग का वाक़ा हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएँ तो रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने एम्बुलेंस का इंतज़ाम, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम पूरा रखा। रात को 3-4 घंटे इसी बात में लगे कि हम पहले घर के मेंबर्स को वैक्यूएट करें अच्छे से, और उसी के दौरान रादर हम लोगों के अपने 2 लोगों को इंजरी भी हुई। जब घर से वैक्यूएट करने के लिए आगे बढ़े तो आगे से फायर आया, तो पहले हमारे 2 जवान उसी में इंजर हुए। घर का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। वो आग वाग क्योंकि ग्रेनेड वगैरह चला रहे थे, बाकी चीज़ें अंदर चल रही थी, तो उसके चलते आग लगी, मगर हमने आग पे काबू पा लिया था।